बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास की, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। पाकिस्तान में बहुत सारे वफूद पहुँच चुके हैं, गैर मुल्की, और बहुत सारे वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। जी हाँ, पाकिस्तान ये बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अहवाल जानेंगे कैपिटल से अपने नुमाइंदगान से भी, और इस हवाले से हमारे एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे बात होगी। इसके अलावा बिलाखिर वो जो बात हो रही थी सर्जरी की, बुरी परफॉर्मेंस की, अब लगता है कि चेयरमैन पीसीबी को और हमारे ओहदेदारान को गुस्सा इतना आ चुका है कि उन्होंने एक बड़ी सर्जरी कर डाली है। अब देखते हैं कि इस सर्जरी के बाद क्या नतीजे आते हैं, क्या कुछ बेहतरी आती है टीम की परफॉर्मेंस में या उसी तरह खेलती है। बिल्कुल जी, और फाइलर होने का भी आज आखिरी रोज़ है। कल से नॉन फाइलर्स कैटेगरी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो सख्त दिन हैं वो नॉन फाइलर्स के लिए शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं जो आयद की जाएंगी, इस पर भी होगी आज के प्रोग्राम में बात। हाँ, अगर मगर की गेम ख़त्म हो चुकी है। अब जो एक मौका दिया गया था 14 से 15 रोज़ का, उसकी आज आखिरी तारीख है। यानी कि अगर अभी तक आपने अपने गोशवारे नहीं जमा कराए तो आपके पास वक्त कम है, और अगर आपने अब भी इस मौके से फ़ायदा ना उठाया तो फिर आपको बहुत सी पाबंदियों का, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना और अगर पड़ आपने अभी तक अपने आप को फाइलर नहीं किया है तो भी आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले अपने आप को नॉन फाइलर कैटेगरी से बाहर निकालें, क्योंकि ये कैटेगरी अब कहीं फॉल नहीं करती है, ख़त्म कर दी गई है। तो पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं ना FBR में, उसके बाद फिर जो है वो आप अपने गोशवारे जमा करवाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और आज आखिरी तारीख है तो इस पर तफसील से बात होगी। तो आगाज़ कर लेते हैं अपने आज के सबसे अहम मौजू का, और वो है शंघाई ताउन तंजीम इजलास, जिसमें शिरकत के लिए हमने आपको बताया कि गैर मुल्की वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ एंगल्स हैं इसके और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो पाकिस्तान का एक तवील अरसे के बाद इस तरह के बड़े इवेंट को होस्ट करना, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, और जो वफूद हैं उसमें ख़ासकर जो मिडल ईस्ट में एक तनाव की सी कैफियत है, हमारे पड़ोस में एक बड़ी जंग आने को तैयार है। ईरान का इस हवाले से किरदार बहुत अहम होगा। ईरान कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत हासिल कर सके। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और पाकिस्तान एक की प्लेयर के तौर पे भी सामने आएगा। बिल्कुल, और शंघाई ताउन तंजीम के साथ नुमाइंदे भी जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और जो इंतज़ामात हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हों, शहर को खूबसूरती से सजाने के हवाले से हों, इनको अब हतमी शक्ल दी जा रही है। कल से बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। आलमी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मोहम्मद अली साहब, बहुत जो एतराज़ करने वाले थे, पाकिस्तान के नागदीन थे, पाकिस्तान के बारे में अच्छा ना सोचने वाले, ये कहते थे कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स आने से घबरा रहे हैं। लेकिन एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान इस तरह का इवेंट होस्ट कर रहा है। क्या कहेंगे, कितना सूदमंद साबित हो सकता है? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए उभर के सामने आ सकती हैं इस इवेंट के ज़रिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सिफारती तारीख में एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत अहम और तारीखी इवेंट है कि इतने सारे ममालिक के जो सरबराह हैं और अहम ओहदेदार हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि वो ममालिक और ताकतें जो कि पाकिस्तान को आलमी सतह पे, सिफारती सतह पे तनहा करना चाहती थी, ये उसकी एक बहुत बड़ी उनकी नाकामी है। बल्कि दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फोरम है, मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद या नेटो के बाद अब सबसे बड़ा एक सिर्फ इलाकाई नहीं, आलमी सतह पे एक बहुत अहम फोरम के तौर पे उभर रहा है। और ये उस सोच की तर्जुमानी और अक्कासी करता है कि जनाब एशिया जो है वो तकरीबन 200 साल तक मगरबी ताकतों के ज़ेर तसल्लुत और नौबादियाती निज़ाम के तहत इस्तेहसाल का निशाना बना रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि एशिया के ममालिक मिल के एशिया के मसाइल को खुद हल करें और बाकी जो गैर एशियाई ताकतें हैं उन पे बतदरीज अपने इन्हिसार को कम करें। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से आपने कहा भी कि ये बड़ा ही पॉजिटिव पहलू है, और अक़वाम आलम ने जिस तरह से एतमाद का इजहार किया है और जिस तरह से तमाम ममालिक के वफूद यहाँ पहुँच रहे हैं और पाकिस्तान इस इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पे ये एक बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह से तमाम ममालिक की हम बात कर रहे हैं, जो ममालिक इस वक्त आ रहे हैं, चीन है, रूस है, बड़े ममालिक जो है वो समझे जाते हैं, माने जाते हैं, इनका पाकिस्तान के अंदर यूँ आना और
इजलास में यूँ शिरकत करना, क्या समझते हैं पाकिस्तान को कितना मज़ीद मजबूत बना सकता है, खित्ते के अंदर कितना मुस्तहकम कर सकता है, पाकिस्तान के लिए क्या किरदार होगा इनका? देखिए, इस्तेहकाम और मजबूती के साथ साथ इस बात का एतराफ़ है कि ये तमाम ममालिक इस वक्त आप जानते हैं कि इलाके में, एशिया में बहुत से तनाज़ात दरपेश हैं, बहुत सी जगह कशीदगी है, बहुत से हल तलब तनाज़ात हैं। तो इन तमाम मामलात पे ये तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान आके मुशावरत करना चाहती हैं, इनका हल निकालना चाहती हैं, जो कि उनके एतमाद का मज़हर है कि पाकिस्तान जो है एक मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में एशियाई मामलात और मसाइल को हल करने, तरक्की, खुशहाली और कनेक्टिविटी के सफ़र को आगे बढ़ाने में एक बहुत कलीदी मुकाम रखता है। एक छोटा-सा बात मैं इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा ये करना चाहूँगा कि देखें, सार्क के बारे में बहुत से लोग इस तशवीश का इज़हार करते हैं कि भारत की वजह से जो है उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की और खुशहाली इस खित्ते में नहीं हुई है। लेकिन आप देखिए कि इस फोरम पे भारत भी अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, जो कि इस बात आपको का लगता है सबूत है कि मोहम्मद अली साहब अमेरिका का एक बड़ा हलीफ होने के बावजूद वो इस फोरम की अहमियत समझते हैं और अपने आप को इससे दूर नहीं रखना तो चाहते। आपको लगता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में भी बेहतरी के लिए मुअव्विन साबित हो सकता है जयशंकर का दौरा पाकिस्तान, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, एक पॉजिटिव इमेज तो दुनिया के सामने जाएगा इस इवेंट से? जी, यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना एक मुस्बत तब्दीली है उनकी सोच में, नज़रिए में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बतदरीज उनकी जो इंतहा पसंदाना सोच और नज़रिया है, उसमें कुछ हकीकत का मज़हर होगा और हम इंशाअल्लाह मसाइल को हल करने की आगे बढ़ेंगे। अगरचे ये जो फ़ोरम है, वो मल्टीलैटरल मामलात से डील करता है और मजमू जो सलामती, कनेक्टिविटी, तरक्की, खुशहाली के मामलात हैं, उन पे मेन फ़ोकस होगा। लेकिन बायलैटरल जो मामलात हैं, उन पे इतना ज़्यादा फ़ोकस होने की तवक्को नहीं है। अच्छा, मोहम्मद अली साहब, अगर हम देखें तो भारत का जो मोदी नवाज रवैया है और जिस तरह से वो हमेशा वोट लेने के लिए एक जो मुद्दा रखा जाता है वो भारत और इंडिया की दुश्मनी का रखा जाता है एजेंडा, और फिर उस तरह से वो जीत भी जाते हैं। आप समझते हैं कि इस इजलास में शिरकत के बाद भारत का पाकिस्तान आना और ये कोई पॉजिटिव हो सकता है, तब्दीली आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से जयशंकर ने आने से पहले भी बड़े वाज़ेह बयान दिए हैं, उसने कहा है कि ये ताल्लुकात की बेहतरी नहीं है, सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो समझते हैं बेहतरी के इम्कानात हैं, सोच तब्दील हुई होगी? मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि बुनियादी तौर पे जयशंकर साहब की जो इस्लामाबाद आमद है, वो एससीओ में भारत की नुमाइंदगी है। इसका जो एजेंडा है उसमें कोई दो तरफा मुलाकात अभी हाई लेवल पे पाकिस्तान के किसी आला ओहदेदार के साथ तय नहीं है, और ना ही इसका कोई एजेंडा तय हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के दो तरफा मामलात और मसाइल के ऊपर कोई बात की जाए। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एससीओ चूँकि एशिया के अहम तरीन मसाइल पे बात तो यकीनी तौर पे होगी, जिसमें दहशतगर्दी है, दीगर ममालिक की मुदाखलत है और मुख्तलिफ ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशें हैं। तो ये वो मामलात हैं जिस पे तमाम जो ममालिक हैं एससीओ के, चाहे वो रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, ये तमाम ममालिक तशवीश रखते हैं और यकीनी तौर पे अगले चंद दिनों में इस पे अपनी पॉलिसी का, अपनी सोच का इजहार भी करेंगे और दहशतगर्दी हो या सेपरेटिज्म हो या बैरूनी मुदाखलत हो, इसके हवाले से सख्त तनकीद भी की जाएगी। हालांकि भारत इसमें मौजूद है, जो कि इस बात का यकीनी तौर पे सबूत है कि भारत भी इतने बड़े और अहम फोरम से अपने आप को अलग रखना नहीं कर पा रहा। अच्छा मोहम्मद अली साहब, बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से कितना अहम देख रहे हैं आप इस इवेंट को? क्योंकि हमने देखा सऊदी वफ्द आया, 130 से ज़्यादा उसमें अरकान शामिल थे, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, मफाहमत की आदाशतों पर दस्तखत हुए। दीगर ममालिक में से कौन कौन से ममालिक हैं जो कि दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं इसके? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी से के दौरान पिछले चंद हफ्तों में आप जानते हैं कि बहुत आला सतही वफूद का तबादला पाकिस्तान का रूस के साथ और चीन के साथ होता रहा है, और आप जानते हैं कि चीन के
जो वजीर आजम हैं उनके दौरे में कई बड़े अहम इस SCO के इजलास से कता नजर MOUs भी एक्सपेक्टेड हैं और बड़े मंसूबों पे बात हो सकती है। इसकी भी तवक्को का इजहार किया जा रहा है कि जो गवादर पोर्ट है उसका भी वर्चुअल इफ्तिताह शायद वो करेंगे। तो यकीनी तौर पे इन बड़े रहनुमाओं का पाकिस्तान आना उनके इस एतमाद का मजहर है कि पाकिस्तान जो है एशिया और इस पूरे खित्ते की तरक्की, खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम में एक महवर अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं अगर अंदरूनी तनाज़ात का हम शिकार हैं तो हमें बैरूनी बहुत सारे मसाइल भी दरपेश हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह करे इंशाल्लाह ये इजलास जो है वो खुश इंसामी तो खैर आफियत से हो जाए और कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है गो के और बहुत सारे अच्छे इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। हम इस्लामाबाद के जो इंतजामात हैं उनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ीशान गर्देसी हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, कैसे इंतजामात देखे जा रहे हैं? हतमी शक्ल दे दी गई तमाम तर जो अरेंजमेंट्स हैं उनको? देखें, तकरीबन 26 साल के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा जो इवेंट है वो मुनक्कद होने जा रहा है, जिसके पेश नज़र तमाम तर जो इंतजामात थे, तैयारियां क्योंकि पहले से शुरू की जा चुकी थी और अब उन्हें जो है वो हतमी शक्ल दे दी गई है। रेड जोन को पूरी तरह सजा दिया गया। इसके साथ साथ जो रास्ता है एयरपोर्ट से रेड जोन तक पहुंचने वाला वो भी पूरी तरह इस वक्त जो है वो सजा दिया गया है। इस्लामाबाद एक दुल्हन का मंजर इस वक्त जो है वो पेश कर रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजामात किए गए हैं। एयरपोर्ट से रेड जोन आने तक तमाम तर जो एरिया है वहाँ पे जो है वो पुलिस और इसके साथ साथ FC और रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि रेड जोन के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो पाक फौज के दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस सारे मामले की जो है वो निगरानी करते हुए दिखाई दिए। उनकी जानिब से इंतजामात का मुतअद्दिद बार जायज़ा भी लिया गया, ब्रीफिंग भी ली गई और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी पूरी तरह इस वक्त जो है वो मुतहरक है और तमाम तर जो इदारे हैं उनकी एक कोशिश है कि इस इवेंट को जो है वो भरपूर इंतजामात किए जा रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान इस तरह का बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है तो सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। सिक्योरिटी इंतजाम तो आप बता रहे हैं, ये बताएगा कि अगर कोई वायलेशन करता है उसे किस किस्म के नताज का सामना करना पड़ सकता है और ये भी बताएगा कि इवेंट एग्जैक्टली हो किस बिल्डिंग में रहा है, कहाँ पे हो रहा है? देखें, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो है रेड जोन के इतराफ में 144 पहले से ही नाफज कर दिया गया था और यहाँ पे जो है वो ना तो किसी जलसे की इजाज़त है और ना ही जो है वो गैदरिंग की यहाँ पे इजाज़त है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान। तो उसके पेश नज़र जो है तमाम तर जो इंतजामात हैं वो जो है वो पूरे किए गए। इसके साथ साथ कन्वेंशन सेंटर जो है यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ इसकी जो तकरीब होगी वो होगी। इसके साथ साथ मुतअद्दिद जो है वो ऐसे मकामात हैं जहाँ पे जो मीटिंग्स हैं, जो यहाँ पे जो वफूद आएंगे उनके दरमियान जो है वो तय है। तो सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है अब तक जो है वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वाज़ेह नहीं की गई, लेकिन रहेंगे और भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने बताया ज़ीशान ने कि पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। खूबसूरती आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की, उसे मजीद 4 चांद लग गए हैं और जिस तरह से सजा दिया गया है, सिक्योरिटी के हाई अलर्ट इंतजामात कर दिए गए हैं और ये इवेंट से रिलेटेड तमाम मीटिंग्स होंगी वो भी इस्लामाबाद के अंदर होंगी। तमाम जो वफूद हैं उनको भी वहीं पर ठहराया गया है। तो इसलिए इस्लामाबाद को इस वक्त बिल्कुल जो कहते हैं सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजामात हैं वो देखने में आ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं जो हम कह रहे थे कि नॉन फाइलर खबरदार हो जाए। तो फाइलर होने का आज आखिरी रोज़ है, कल से नॉन फाइलर्स कैटेगरी खत्म हो जाएगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आज ही फाइलर बन जाएं, क्योंकि कल से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान भी किया गया था कि आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, आपको प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं होगी और शायद सिम्स भी बंद कर दी जाएंगी और इस तरह के ऐलान भी किए गए। जो पॉसिबल है उसके ऊपर तो मीम्स भी बहुत से बन रही हैं बिल्कुल कि दिसंबर को फांसी दे दी जाएगी। खैर मजाक में वो चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने के लिए टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। नॉन फाइलर्स पर इब्तिदाई तौर पर 5 पाबंदियां आयद की जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। तो मजीद बात कर लेते हैं। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। एहसन मलिक साहब, आज आखिरी तारीख है, तो
किस तरह से जो लोग अभी तक इसमें शामिल नहीं हो सके, फाइलर नहीं बन सके, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? क्या अब टाइम है उनके पास या वक्त गुजर चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद, बात यह है, आज की डेट तो चेयरमैन FBR ने अनाउंस की थी, बट इसमें मैं ये समझता हूँ कि डेट तो इन्होंने अनाउंस कर दी, बट इसका अभी होमवर्क बाकी है, क्योंकि नॉन फाइलर की जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे फाइनेंस बिल और एक्ट में मौजूद है कि अगर उसने कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो कानून मौजूद है कि जी आपने इतने % टैक्स पे करना है, आप प्रॉपर्टी परचेज कर लें, गाड़ी परचेज कर लें, या आप जो भी कार्रवाई है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को या तो कोई एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या कानून साजी करनी पड़ेगी। कानून साजी के लिए टाइम चाहिए कम से कम 2 से 3 माह, और ऑर्डिनेंस आ सकता है जल्दी अगर उस पर काम किया हो, मगर जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनेंस की फेवर में नहीं होती है। तो ये बेसिकली मीडिया रिपोर्ट ज्यादा है कि 15 को ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि तो अब तो ऐसे मलिक साहब, क्या ये गवर्नमेंट नहीं जानती है? ऐसे मलिक साहब, तो क्या गवर्नमेंट ये नहीं जानती है कि आइन पास करवाना पड़ता है, ऑर्डिनेंस पास करवाना पड़ता है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज डेडलाइन दे दी गई है और इसके बाद तमाम मुश्किलात शुरू हो जाएंगी नॉन फाइलर्स की। कितना प्रैक्टिकल है पहले तो ये भी बताइएगा, और क्या गवर्नमेंट को कौन मशवरे दे रहा है कि आप फिलफौर ये इकदाम करने शुरू कर दें, सिम बंद करने शुरू कर दें, बाहर के अंदरूनी बैरूनी सफ़र जो है वो बंद हो जाएंगे, अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे? क्या अवाम इसके लिए तैयार भी है, कर पाएंगे, या फिर अवाम की चीखों की आवाज़ें सुनेंगे हम आने वाले कुछ दिनों में? इशाल, बात ये है, अवाम की चीखें तो वैसे पहले ही निकली हुई हैं, तो कोई नई तो निकलनी नहीं है, लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल अदराक है। बेसिकली तो आज डेडलाइन है रिटर्न फाइल करने की, जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, और बात ये 14 अक्टूबर के बाद अगर कोई रिटर्न फाइल करता है तो वो लेट फाइलर कंसिडर होगा। वो भी हमारे फाइनेंस बिल में इन्होंने मेंशन कर दिया है, उसकी भी टैक्सेशन को डबल तरीके से अनाउंस कर दिया गया है। मैं तो जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था कि जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि 14 अक्टूबर के बाद, तो वो मैं ये नहीं समझता, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि कितने रुपए तक की प्रॉपर्टी, कितने रुपए तक की गाड़ी, कितने बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन, जब तक ये एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं आएगा तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। माइंडसेट जरूर हमें पता है FBR का, फाइनेंस डिवीजन का, गवर्नमेंट का, कि वो नॉन फाइलर को स्पेस नहीं देना चाहते। मैं कोई नॉन फाइलर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बट मैं ये समझता हूं एज ए मायरे मौशियात कि आपको चीजों में क्लैरिटी देनी चाहिए। क्लैरिटी तो है, आप दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि क्लैरिटी आनी चाहिए, लेकिन अवाम की हद तक जो उनकी जिम्मेदारी है खुद को रजिस्टर करवाना, खुद को फाइलर बनाना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस या इस तरह के डेडलाइंस देना पड़ रही हैं। तो आपको लगता है कि इससे इजाफा होने जा रहा है फाइलर्स की तादाद में, टैक्स दहिंदगान की तादाद में? एटलीस्ट इसे जो टारगेट है वो पूरा करने में किसी हद तक मदद हासिल होगी गवर्नमेंट को? जी जुनेद, बात ये, पाकिस्तान में ना हर काम ही अनोखा होता है। पहले हम आप लोगों के मुंह से ही सुनते थे कि पूरी दुनिया में नॉन फाइलर जैसी कोई चीज नहीं होती, बट माशाल्लाह अभी हमने जो बजट प्रेजेंट किया उसके अंदर हमने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवा दी, लेट फाइलर की। हमें जब पैसे चाहिए होते हैं ना तो हम अपनी मर्जी से कानून को ट्विस्ट कर लेते हैं। अब भी कम टू द पॉइंट कि नॉन फाइलर बनेंगे, ट्राई है आपकी, क्योंकि आप डंडे के जोर पे बनाना चाहते हैं, डंडे के जोर पे पैसे लेना चाहते हैं, तो वो तो मुझे नहीं लगता। आपने अभी आज भी जो रिकॉर्ड आ रहा है कि 40 लाख प्लस आपने फाइलर कर लिए हैं। अच्छा। तो इसी के प्लस माइनस आपके फाइलर को कभी 30 लाख कभी 35 लाख रिटर्न फाइल्स हो जाती थी। आपको ऐसे मैकेनिज्म की तरफ जाना है, मतलब आप पूरी एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी सऊदी डेलीगेशन आया है, आप दुनिया को कंफर्ट जोन दे रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं कि वो आपके पास और आके अपने लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं। ठीक है, आपका ये पॉइंट वैलिड है मलिक साहब, लेकिन अब थोड़ा सा हम ये चाह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं एक आम शहरी के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं। मैं चाहता हूं जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा। अगर कोई मालिक मकान फाइलर नहीं है, उसके असरात
किराएदार पर आएंगे और इसी तरह से अगर कोई किराएदार फाइलर नहीं है तो क्या उसके टैक्स ना देने से, उसके फाइलर ना होने से क्या मालिक मकान पे असरात हो सकते हैं? थोड़ी सी इस पे वजाहत कीजिएगा। जुनेद, मैं नहीं समझता कि इतनी निटी ग्रिटी में हमारे पास मैकेनिज्म या मैन पावर अवेलेबल है कि आप करोड़ों लोगों का डाटा गैदर करें कि कितने लोग, मेजॉरिटी जो है वो आपकी यहाँ पे रेंट पे रह रही है, तो आप उसको डिटरमिन कर सकें कि जो घर का ओनर है वो फाइलर है या नहीं है। आपने तो ट्रांजैक्शन बेस्ड डेटा डेवलप करना है कि अगर एहसन ने अकाउंट में ट्रांजैक्शन की है वो नॉन फाइलर है, उसे प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो अगर वो नॉन फाइलर है तो ये होगा, अगर वो गाड़ी परचेज करने जा रहा है तो उसके साथ ये होगा, वो अगर ट्रेवल करने जा रहा है इंटरनेशनल तो उसके साथ ये कंडीशंस होंगी। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट के पास ऐसा मैकेनिज्म आज की डेट में अवेलेबल है कि वो जितने भी लोग हैं, और उसके बाद भी मेरे ख्याल में एक थ्रेशोल्ड होगा कि इतने तक की आपको इजाजत है, उससे ऊपर के ऊपर ये कदगने होंगी। लाइक जैसे मैं सुन रहा हूं कि अगर जो पेपर वर्क बन रहा है ऑडिट करने का निजाम है, नॉन फाइलर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज करे। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये जो ऑडिट करने का निजाम है, क्या हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है? प्रॉब्लम आ क्या रही है? आप कह रहे हैं कि इतनी डिटेल में गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, लेकिन जिस तरह की पाबंदियां हैं अगर वो इम्प्लीमेंट हो गई तो फिर तो लगता है कि 80% लोग उनके लिए सारे अपने मामलात पूरे करना, कारोबार करना, ट्रैवल करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रुकावट आ कहाँ पे रही है? हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है या अमल दरामद नहीं हो पा रहा? नहीं, हमारे पास आप ये कह लें विल नहीं है। एक तो आपसे ये 40 लाख जो आप आज क्लेम कर रहे हैं कि फाइलर हो गए हैं, आप इन्हीं को फैसिलिटेट नहीं कर पाते टाइम पे, और उसके बाद आपके पास जो एफबीआर की स्ट्रेंथ है जो 20 से 25 हजार लोग हैं वो 40 लाख को केटर नहीं कर पा रहे, तो आप 1 करोड़ या 2 करोड़ के लिए आप क्या मैकेनिज्म लेकर आएंगे? तो ये सब ये कहना चाह रहे हैं आपके सिस्टम बहुत स्लो है, एफबीआर का सिस्टम स्लो है। हम ये देखते हैं कि अगर हम अपना रिटर्न जमा करवाने जाते हैं तो सिस्टम इतने डाउन जा रहे होते हैं कि हम अपनी 2-2, 3-3 दिन लाइनों में लगकर भी लोग अपनी रिटर्न जमा नहीं करवा पा रहे हैं। तो इतने लोगों को आपने सही कहा कि फाइलर करने से पहले सिस्टम को उतना एडवांस करना जरूरी है, लेकिन क्या आईडी कार्ड डालने से नॉन फाइलर्स का डाटा आ जाएगा? हमारा सिस्टम अभी भी इस हद तक हो चुका है एडवांस कि हम जांच पाएं कि क्या ये नॉन फाइलर है, ये फाइलर है, कितने लोग फाइलर हो चुके हैं? अगर कोई आईडी कार्ड डालेगा तो क्या हमारा सिस्टम अब भी उसको देख पाएगा? जी बिल्कुल इशाल, नॉन फाइलर की हद तक तो आप नादरा में या एफबीआर की वेबसाइट पे जब आप अपना उनके गिवन नंबर पे मैसेज करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका स्टेटस क्या है, यू आर अ नॉन फाइलर, लेट फाइलर और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप शामिल हैं या नहीं। इस हद तक तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बट एक चीज इशाल आपके चैनल की तवज्जो से मैं कहना चाहता हूं कि हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिटर्न को बना दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इस कॉम्प्लिकेशन को खत्म करना होगा। ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आज नाज़रीन आखिरी तारीख है, जिसने अभी तक इस मौके का फायदा नहीं उठाया फाइलर हो जाइए ताकि मुश्किलात से, पाबंदियों से आप बच सकें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। खुशामदीद, कुछ बात हो जाए कराची के मौसम की। मौसम कराची का सुहाना हो चुका है, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और शहरियों ने सूखा सांस लिया क्योंकि 40 से नीचे टेम्परेचर आ ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब जो है वो शहरे कायद के जो बासी हैं वो अब बड़े खुश हैं क्योंकि मौसम रिमझिम हो रही है, बादल छाए हुए हैं, घटाएं हैं, हवाएं हैं। तो जाहिर है जब मौसम इतना अच्छा होता है तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। क्यों ना हम ये जान लें, हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं, औरंगजेब जब्बार। औरंगजेब, आप बताइएगा, बारिश का मौसम बना हुआ है, बूंदाबांदी भी कहीं किन किन इलाकों में हुई है वो भी बताइएगा, और शहरी कितने खुशगवार मूड के साथ हैं आज?
जी देखिए, कराची में जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि अक्टूबर का महीना होने के बावजूद जो है वो शदीद गर्मी जो है वो कराची के शहरियों को जो है वो परेशान कर रही थी। लेकिन आज सुबह जो है वो ये देखा गया कि सुबह के वक्त से ही ये कराची का जो मौसम है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और आज सुबह जो है वो हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में देखी गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बूंदाबांदी और जो ये बादल आए हुए हैं ये बहरा अरब में बनने वाला एक कमजोर सिस्टम है जो कि कराची पर जो है वो असरअंदाज हो रहा है, जिसके तहत ये देखा गया है कि आज कराची समेत ये कमजोर सिस्टम कराची के मौसम को बेहतर रख सकता है। टेम्परेचर में कितनी कमी देख रहे हैं आप? कुछ फील बेहतर हुई है? गर्मी की हिद्दत में कमी आई? जी हाँ, बिल्कुल। गर्मी की हिद्दत जो है वो आज जो है वो काफ़ी हद तक कम महसूस की जा रही है। तकरीबन 2 से 3 डिग्री अगर कह लें तो नॉर्मल सुबह के बनिस्बत आज जो है वो कुछ कमी है। और अभी जो है वो मौजूदा दर्जा हरारत कराची का 29 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा, जबकि कम से कम जो है ये 27 तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो बहरा अरब में कमज़ोर सिस्टम बन रहा है बारिशों का, इससे जो है वो सिंध में और कराची में जो है वो आज हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी का जो है वो इम्कान है। ठीक है, शुक्रिया औरंगजेब जब्बार, आप हमारे साथ थे और जिस तरह से हमें मौसम का हवाल बता रहे थे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि लाहौर का मौसम, पूरे पंजाब का मौसम भी अच्छा हो जाए, क्योंकि गर्मी काफ़ी देख ली है पाकिस्तान के शहरियों ने। आप वो उम्मीद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जुनेद बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम कब सर्द होगा। हमारे इंतज़ार की वजह यह भी होती है ना कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिजली के बिलों में कमी आ सके, उससे हमारी जान छूट सके। तो अब लगता है कि आगाज़ हो चुका है। कराची का मौसम भी बिलाखिर बेहतर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि बारिश की वजह से जो दर्जा हरारत है उसमें काफ़ी कमी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए लेजेंड क्रिकेटर की। सईद अजमल, जिन्होंने ज़िंदगी के 47 बहारें नाज़रीन देख ली हैं, जादूगर स्पिनर थे और दूसरा के नाम से जो वैरायटी उन्होंने कराई, करियर में 184 जबकि टेस्ट करियर में 178 विकेटें लेने का कारनामा भी अंजाम दे चुके हैं। बिल्कुल जी, इन्होंने 2008 में अपने बैनुल अक़वामी करियर का आगाज़ किया था। इंटरनेशनल करियर में 35 टेस्ट, 13 वनडे और 64 T20 इंटरनेशनल में मजमूई तौर पर उन्होंने 447 विकेटें हासिल की हैं। और PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्पिन बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और आज उनका 47वां, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। बिल्कुल जी, आज उनकी 47वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 47 बहारें वो देख चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की, जहां पर कौमी टीम की उम्मीद जो है वो बरकरार है। आज पाकिस्तान टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप A का आखिरी मैच खेलेगी और हमें तो अपनी टीमों से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, लेकिन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाती हमारी टीमें, ये एक अलग बात है। आज शाम 7 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाना है, जो कि बहुत अहम है। अगर आपने क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है, ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया अपने चारों मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला होना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेले जाने वाले मैच में हमारी बेस्ट विशेस हैं वुमेन क्रिकेट टीम के साथ। जम के खेलिए और आज का मैच अपने नाम कीजिए, क्योंकि आज जीतना बहुत ज़रूरी है। भारत 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहले से मौजूद है, न्यूजीलैंड 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे और पाकिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना लाजमी होगा। तो ये था वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का जारी है दुबई में उसका अहवाल। लेकिन दूसरी तरफ एक मेजर सर्जरी हो चुकी है हमारी बॉयज। जी हाँ, पाकिस्तान बड़े बड़े प्लेयर थे, की प्लेयर्स, जिसमें बाबर आजम है, जिसमें सरफराज अहमद हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिसमें नसीम शाह हैं। इन सबको आउट कर दिया गया है। पहला जो टेस्ट खेला गया है इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत ही शर्मनाक उसमें परफॉर्मेंस रही है। गो के 550 से ऊपर का स्कोर तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप हुआ है। हमारा जो मेन बैटिंग लाइन थी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान भी मिला। फिर हमारी बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही है कि हम लोग उन्हें स्कोर करने से बाज रख सकें। और जिस तरह से हमने देखा उसके बाद सर्जरी बहुत ज़रूरी थी और सर्जरी हो भी चुकी। हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमाद सदीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको। हमाद सदीकी साहब, इस सर्जरी की हम बारहा बात कर चुके हैं, इंतज़ार भी बड़ा किया और बिलाखिर वो वक्त आ चुका है जिसका शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। अब जिन प्लेयर्स को शामिल किया गया है टीम में, आप समझते हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे और ये सर्जरी कितनी सूदमंद साबित होगी? देखिए, बहुत शुक्रिया। वो परफॉर्म कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे उनको चांस मिला। अभी तक तो ये हो रहा था कि वो बेचारे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा था।
और ये जो तब्दीली हो रही है ये मजबूरन हमें करनी पड़ी आखिरकार, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि अगर हम जिन प्लेस उनकी ओवर द ईयर परफॉर्मेंसेस देखे जाए तो वो ना होने के बराबर है। आप स्टार बैट्समैन बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लें, लास्ट 20 इनिंग्स 18 की एवरेज, और फिर भी आप खेल रहे हैं। आप लकी हैं कि आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अदरवाइज दुनिया की किसी और टीम में होते तो इतना अरसा तो कोई टीम नहीं इंतजार करती, क्योंकि उनकी मौजूद होती है। लेकिन बाबर आजम के जो चाहने वाले हैं हमाद भाई, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में विराट कोहली की भी फॉर्म ख़राब हुई थी लेकिन उन्हें टीम से नहीं निकाला गया, फिर बिलाखिर उनकी फॉर्म बहाल हो गई, तो हमें मज़ीद मौका देना चाहिए था। आपकी राय क्या है इस पर? ये ज़्यादा सख्त फैसला है या दुरुस्त फैसला है? देखिए, विराट कोहली मैच विनर है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दोनों का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैच विनर कौन है? हम इनिंग से कितने जीते हैं आज तक, और विराट कोहली नंबर ऑफ मैचेस। अब दोनों का ये जो आउट ऑफ फॉर्म स्पैन पीरियड है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। उनका कोई इतना ज्यादा नहीं है। बाबर आजम 2 साल हो गए, लास्ट टाइम ही स्कोर्ड 161 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2021, तब से लेकर 2024 खत्म होने वाला है, बहुत अरसा गुजर गया है। अच्छा, शान मसूद की बात अगर करें तो हमाद सिद्दीकी साहब क्या समझते हैं शान मसूद को साइड पे ना किया जाना, और अरसे से कप्तानी भी उनके हाथ में है और फिर भी परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि उनको साइड पे ना किया जाना, क्या वजह हो सकती है इसकी? यूनुस खान की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि कोई पंजाबी अच्छा बोले, कोई उर्दू अच्छी बोले, कोई इंग्लिश अच्छी बोले, या कोई पश्तो अच्छी बोले, कर सकता है उन लोगों के साथ जिनके पास डिसीजन मेकर। तो ये क्राइटेरिया, तो मतलब आप समझ लें है क्या पाकिस्तान। यस, शान मसूद एजुकेटेड है, इसमें कोई शक नहीं, बड़े डिसेंट हैं, सोबर हैं, कोई ऐसी चीज उनकी हमें नजर आती, लेकिन डिलीवर भी तो करे ना आप अपनी परफॉर्मेंस। तो क्या उनकी अंग्रेजी की बुनियाद पर उन्हें टीम का हिस्सा रखा गया है कि वो इससे तो बेहतर है ट्रांसलेटर साथ ले जाएं, आपने स्पीच देनी है, आपके ट्रांसलेटर साथ साथ स्पीच देते रहें। ज़रूरी है कि इंग्लिश बोलने वाला जो है वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो भी वो टीम का हिस्सा ही रहेगा? बस डायलेमा यही है। और फिर साथ साथ अगर हम और जो प्लेयर जिनको ड्रॉप किया गया है, शाहीन शाह अफरीदी, लैकलस्टर परफॉर्मेंस मैं कहूंगा जब से इंजरी हुई है, और हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो टेस्ट क्रिकेट का वो फिजिकल फिटनेस इनकी नहीं है। इनकी स्पीड जो जब स्टार्ट हुआ था अराउंड 140 के पेज, अभी आप देखें ये स्ट्रगल कर रहे हैं 125 टू 135 के बीच में बॉल कर रहे हैं। अगर आपने इतने ही पेज पे बॉल को खिलाना था तो मोहम्मद अब्बास का क्या कसूर था, जो बड़ी नैगिंग लाइन और लेंथ, और आपको एक तो रन का फ्लो रोक के देता है और साथ साथ विकेट लेके देता है, तो ये पिक एंड चूज बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, खैर ये हमाद भाई, ये जो तब्दीली हुई है आपके ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, या आपको लगता है कि सारे जो सीनियर प्लेयर हैं उन्हें बाहर निकाल देना भी एक रिस्की फैसला है? और आप सामने तो वैसे भी इंग्लैंड की टीम है जो पहले ही रिकॉर्ड्स बना रही है, कहाँ देख रहे हैं इस तब्दीली के बाद पाकिस्तान की टीम को? जिन्हें रिस्की इसको क्या कहते हैं, आपकी पुअर परफॉर्मेंस का सिलसिला इतना जारी है, लास्ट 11 टेस्ट मैचेस आप और आप एक भी नहीं जीते, तो फिर इसको रिस्की कैसे? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब जाके हमने किया, मजबूरन किया। लेकिन चले, खैर यंगस्टर्स को मौका मिला है और हमें उनको पूरा बैक करना पड़ेगा कि उनको भी उनके साथ ज्यादती ना हो जाए कि एक आध मैच के बाद आप उनको ड्रॉप कर दें, उनको भरपूर मौका। और मुझे हैरत हुई थी कि मीर हमजा को ड्रॉप क्यों किया गया इन ऑस्ट्रेलियन टूर, वो पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर। फिर बांग्लादेश के खिलाफ एक आपको नजर आया कि एक बॉलर बैट्समैन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको खेलने नहीं दे रहा, आपने शाहीन शाह अफरीदी दोबारा उनको ड्रॉप कर दिया। जब इस तरह आप इन एंड आउट करते रहेंगे तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता, फिर उसको यही होता है कि अगला नहीं खेलूंगा, उसको एक लॉन्गर रन आपको देना पड़ेगा ताकि वो अपना पोटेंशियल, अपना जो टैलेंट है वो खुलकर दिखा सके, और फिर आप भी उस मौके पे आ जाएं कि हमें इसको, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा शॉर्टर फॉर्मेट का बॉलर है, ये लॉन्गर फॉर्मेट का। अच्छा हमाद साहब, एक चीज़ बड़ी तनकीद की जद में रहती है कि हमारी जो टीम है वो उस तरह से परफॉर्म इसलिए भी नहीं कर पाती है क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल के जो गेम है उसको लेकर नहीं चल रहे हैं। बड़ी टेक्निक्स हैं दूसरे खिलाड़ियों के पास, दूसरी टीम्स के पास। हमारे पास किस चीज़ की कमी है कि हम अपने खिलाड़ियों को उस लेवल पर नहीं देखते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस के साथ हम नहीं देखते हैं? इंग्लैंड टीम की हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड टीम जो है वो यहाँ तक पहुँची है बड़ी मेहनत के बाद, उनकी बड़ी स्ट्रैटेजी है, उनकी जो खेल है उसको हम मात दे ही नहीं सकते। वजह क्या है, कहाँ पर समझते हैं कि हम लोग वीक रह जाते हैं? देखिए, सिस्टम की वजह है। अगर आप इंग्लैंड के प्लेयर्स का पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रही हैं तो दो चीजें हैं, एक तो स्किल्स और एक माइंडसेट। हमारा स्किल्स क्या था, हमने 150 ओवर्स खेल के 556 पाए,
और उतने ही नंबर ओवर्स खेलकर इंग्लैंड 823 रन बना रहा है। तो आपको नजर आ रहा है वो स्किल्स हैं कि वो एक्सीलेटर पे पैर रख के दूसरी टीम को बिल्कुल फ्लोर पे कर देते हैं, बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। हमें नजर आया हमारी बॉलिंग अटैक जो है हमारी टीम की शॉट, और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और जब उनकी 261 उसके उन्होंने लीड ली और फिर जब वो बॉल करने आए तो आपको पैनिक बटन नजर आया था। सबसे वही बात, वो पोटेंशियल ही नहीं था, वो प्लेज ही नहीं थे जो टेस्ट मैच को सूट करते हैं। साइम अयूब की शॉट सिलेक्शन देख लें कि अगर आप 20-22 रन बनाते हैं तो और दूसरे एंड से विकेट गिर रही है तो आप इतना रैश शॉट खेल सकते हैं? नहीं खेलना चाहिए था। तो ये गेम अवेयरनेस को आपको उससे कोई बाहर जाके पूछे कि यार ये क्या शॉट खेल कर आए हैं आपको नहीं नजर आ रहा कि 3 बैट्समैन आउट हो गया, फिर आप अपने एक्स्ट्रा विकेट T20 के स्टाइल में शॉट खेल रहे हैं। अच्छा, इस पिच को देखते हुए, इस मौजूदा पिच को देखते हुए, क्योंकि आगाज में पाकिस्तान ने 550 से ज़्यादा रन बनाए, फिर जब इंग्लैंड की बारी आई तो 800 से ज़्यादा उन्होंने रन जड़ दिए इस पे। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? और हमारे बॉलर्स जो कि एक स्ट्रेंथ एक वक्त में लंबे अरसे तक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पाकिस्तान के बॉलर्स हुआ करते थे, उनसे कितनी उम्मीदें हैं इस बार? एग्जैक्टली और वरिंग साइन ये है जुनेद, आप सबको बता दूं कि ये दूसरा टेस्ट मैच भी उसी पिच के ऊपर खेला जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरप्राइजिंग फैक्टर उनके लिए होना चाहिए कि किसी दूसरी पिच पे खिलाते ताकि उनको उससे कंडीशन का पता ना होता। लेकिन खैर, हम हमेशा से होम सीरीज में अपने स्पिनर्स के थ्रू सीरीज जीतते रहे, मैचेस जीतते रहे। ये समझ आ गया कि अबरार अहमद वो तो खैर बीमार है इसलिए वापस किए गए। ये बोल्ड स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि हमने उनको पुअर फॉर्म की वजह से, क्योंकि उनकी कोई पेनिट्रेशन नहीं नजर आई, इंग्लैंड ने आसानी से उनको नेगोशिएट किया। मिस्ट्री स्पिनर लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं चलते, T20 में ज्यादा शॉट खेल रहा होता है। यहाँ पे आपको स्पिनर लेकर आने पड़ेंगे। आपको नुमान अली स्क्वाड में आपने शामिल किया, जाहिद में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। यस, अगर वो विकेट नहीं ले रहे उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि वो फ्लो ऑफ रन्स को रोक लेंगे। आप कैप्टन ये होनी चाहिए। एक तो दो चीज़ें हैं, एक तो हम पिच के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे हैं मुसलसल। ये दूसरा टेस्ट है बांग्लादेश वाले टेस्ट के अंदर भी, और इस बार भी पिच के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। हालांकि हम एक्सपर्ट्स को बाहर से लेकर आए और उन्हें जिम्मेदारियां दी गई। दूसरा, कोचेस के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है कि टीम के अंदर तो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, मेजर सर्जरी भी हो चुकी है, लेकिन अब भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर सिलेक्शन कमेटी कोचेस के हवाले से भी हमें नजरसानी करने की जरूरत है। देखिए, आपने तब्दीली की है, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो यंगस्टर्स को आपने मौका दिया, थोड़ा इनको फेयर चांस दें, थोड़ा इनको टाइम दें। ये हो नहीं के साथ पहले टेस्ट मैच में ये उनसे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन इनको फेयर चांस मिलना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? लेट्स से अगर ये नहीं परफॉर्म करते तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन? अपने डोमेस्टिक क्रिकेट वहां से जिसने परफॉर्म किया उसको मौका दिया जाएगा। तो जब उसके अलावा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दोबारा से वही म्यूजिकल चेयर होगी कि जिनको बाहर निकाला विदाउट उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट के दोबारा उनको वापस। हसन अली को हम हर दफा वापस ले आते थे, वापस करते थे पुअर फॉर्म की करते थे, लेकिन पुअर फॉर्म वो चेंज नहीं होती, फॉर्म बेहतर नहीं होती, लेकिन हम उनको वापस ले आते हैं क्योंकि पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, ग्रुपिंग, ये सारी चीजें मुझे अफसोस किस बात का होता है। इनको हम 5 मेंटोर्स बनाए हुए हैं, वकार यूनुस, सकलैन, मतलब इतने सारे हमने मेंटोर्स बनाए हुए हैं, वो गेम खेले हुए हैं। और वो अगर गलत कोई ऐसा बंदा अगर गलत डिसीजन कर ले जिसको गेम के हवाले से कुछ नहीं नॉलेज ना हो तो फिर आपने ठीक। डिसीजन के हवाले से आपने बात की, तो जाते जाते हमाद भाई ये भी बताइएगा, शाहीन शाह, नसीम शाह दोनों फास्ट बॉलर थे, दोनों को ड्रॉप कर दिया गया, ये फैसला दुरुस्त है? शाहीन शाह आफरीदी की हद तक मुझे ठीक लगा, लेकिन नसीम कदरे बेहतर बॉल कर रहे थे। उनकी बॉलिंग पे कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, वो पकड़ लिए जाते तो वो खैर आपको नजर आता डिफरेंस। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी के साथ कहना पड़ेगा कि अब वो शाहीन शाह आफरीदी नजर नहीं आ रहे, ना उनकी पेस है ना उनकी फिजिकल फिटनेस है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पहले 1 घंटे में दोनों फास्ट बॉलर्स बॉल करते हैं, वो तकरीबन 8 ओवर का स्पेल होता है। ठीक बॉलिंग लाइनअप है। T20 खेलने की वजह से T20 में टोटल कोटा इनका 4 ओवर का है, जो कि स्प्लिट होता है 2-2 ओवर्स में, तो इनका स्टेमिना जो है वो आप नजर आता है। जब इनसे कहा जाता है लॉन्गर फॉर्मेट में, जो कि 5 डे क्रिकेट है, एक दिन में 90 ओवर होने, आपको 20-25 ओवर, उसके मुताबिक आपको अपने लाइन लेंथ को देखना होगा, अपनी स्ट्रेटजी को देखना होगा। हमारे से देखिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इन तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान टीम की बेहतर हो और जो शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं मुसलसल एक के बाद दूसरी शिकस्त और बुरी परफॉर्मेंस, उससे पाकिस्तान टीम निकल सके।
बिल्कुल ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पाकिस्तान की मशहूर सौगातों की बात कर लेते हैं और रुख करते हैं चकवाल का, जहाँ का नाम सुनते ही वहाँ की एक सौगात है जो दुनिया भर में बड़ी मकबूल है। और रेवड़ी के बारे में ख्याल आता है। जी, उसका ख्याल आता है। और लेकिन इस बार रेवड़ी की बात नहीं कर रहे हम। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है जी, चकवाल की जो और मशहूर सौगातें हैं हम उनकी भी बात करते हैं। खालिस दूध और खोए से तैयार ड्राई फ्रूट से तैयार होने वाली लजीज बर्फ़ी है जिसकी मांग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और ये भी समझ लें मीठा है, तो मीठे की जहाँ पर बात आती है ना, खाने के बाद मीठा ज़रूरी हो जाता है। तो फिर इसके ऊपर एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि यहाँ की बर्फ़ी तैयार कैसे होती है, ये हमें बता रहे हैं मिर्ज़ा साजिद इस मीठी रिपोर्ट में। तो आप भी देखिए। बड़े बड़े कड़ाहों में उबलता दूध जिसमें घंटों सांचा चला चलाकर तैयार होने वाला खालिस खोया, जिसकी मदद से तैयार की जाती है चकवाल की मशहूर सौगात बर्फी, जिसकी मांग इतनी है कि बनते ही झट से दुकान खाली हो जाती है। सैकड़ों मन दूध को कमोबेश 6 घंटों की मेहनत के बाद तैयार होने वाला खालिस खोया और उसमें ड्राई फ्रूट शामिल करके नहायत नफासत से तैयार होने वाली ये लजीज बर्फी मुंह में रखते ही मिठास का रस खोल देती है, तभी तो खरीदारों का तांता बंदा रहता है। माशाल्लाह से यहाँ पे हम बर्फी लेने आए जी, तो इनकी बर्फी माशाल्लाह बहुत फेमस है और इनकी बर्फी जो है माशाल्लाह से आउट ऑफ कंट्री हमारी फैमिली है, यूके में, दुबई वगैरह, कनाडा वगैरह, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही मतलब स्पेशल बर्फी इनकी जाती है। और मतलब हर मंथ में तकरीबन 2, 3, 4 डब्बे अभी मैं लेने आया हूँ यहाँ पे बर्फ़ी। कारोबार हमारा तकरीबन 57 साल हो गए हैं, हमारे वालिदैन ने शुरू किया था। तो ये खालिस खोए की बर्फ़ी होती है, ये खालिस रोज़ दूध आता है फ्रेश, 600 से 700 किलो दूध आता है, उसे हम ये बर्फ़ी में कन्वर्ट करते हैं, खालिस खोया बनाते हैं, तो उसी से ये बर्फ़ी बनती है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग लेके जाते हैं इसको। और इसकी खासियत ये है कि ये खालिस होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, खालिस दूध होता है और चीनी और साथ जो है इलायची वगैरह। सुबह से लेकर दोपहर तक ये लजीज बर्फ़ी, खाने के बाद से लेकर चाय की मिठास तक इसका दौर चलता रहता है। बैरून मुमालिक भी इस बर्फ़ी के मुंतज़िर रहते हैं। कैमरा टीम के साथ मिर्ज़ा साजिद, एक न्यूज़ चकवाल। मिर्ज़ा साजिद की ये मीठी रिपोर्ट आपने देखी है। और मीठा आप खाइए ज़रूर, लेकिन एतदाल के साथ। और अगर आप जाते हैं चकवाल तो वहाँ की बर्फ़ी ज़रूर खाइए, और हमारे लिए भी लेते आइएगा लेकिन एतदाल के साथ खाइएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा जो है वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। और एक ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक से वापसी पे क्या दिखाएंगे हम अपने नाज़रीन? ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बताएंगे एक न्यूली मैरिड कपल का फोटो शूट जो कि उन्होंने क्लाइंबिंग वॉल के ऊपर किया है। क्या अनोखा अंदाज है, इसके बारे में आपको बताएंगे और इस कपल से आपको मिलवाएंगे भी। लेकिन एक ब्रेक हेडलाइंस का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद और सुबह खैर। और अगर बात की जाए शादियों की नाज़रीन, तो हर इंसान की ज़िंदगी का एक शादियों नहीं, थोड़ा तस्वीर कर ले, शादी की या शादियों की, हर इंसान की ज़िंदगी का एक यादगार और अहम दिन होता है शादी का दिन। और हर कोई उस दिन को मुनफरिद अंदाज में मनाने की कोशिश करता है। तो आज हमारे साथ जो कपल मौजूद है, उन्होंने जो फ़ोटो शूट करवाया है, शाल वो भी बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने बहुत ही मुनफरिद फ़ोटो शूट करवाया। लेकिन मैं यहाँ पर जुनैद ने जो सबसे पहले बात की ना, शादियाँ, वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा ज़बां पर आ गए, दिल के अरमा ज़बां पर आ गए, शादियों के जिक्र। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लाइंबिंग वॉल के ऊपर इन्होंने शूट करवाया है। और हमारी भी बात भी हो रही थी ईमान से और यूनिस से, वो बता रहे थे कि इतना तो वक्त शायद शादी पर नहीं लगा जितना इस फोटो शूट पे लग गया। देखो ना, हैवी अरूसी लिबास पहनकर आपको अगर क्लाइंबिंग करनी पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत वैसे, लेकिन शूट बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत पहाड़, अगर मनाज़िर बड़े खूबसूरत हो तो वहाँ पर शूट भी खूबसूरत होता है। और कपल भी बड़ा खूबसूरत है। और इस कपल की एक और पहचान ये भी है कि ईमान अजीज़ भट्टी शहीद की पोती भी हैं। तो इनके लिए हमारे जो जज्बात हैं, जो मोहब्बत है, वो और भी बढ़ जाती है। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईमान और यूनिस। वेलकम टू पाकिस्तान मॉर्निंग। आगाज़ में जो पहले भी बात कर रहे थे, शाल ने भी पूछा था, आइडिया आया कैसे? क्या पहले से प्लान था या अचानक ही बन गया ये? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। हम जब मिले थे तो हम रॉक क्लाइंबिंग करते थे। दैट्स हाउ वी स्पेंड मिले भी क्लाइंबिंग वॉल पे क्लाइंबिंग करते हुए? नहीं, हम मिले थे सेपरेटली, फिर हम वॉल पे जाते थे इकट्ठे क्लाइंबिंग करने। तो बिकॉज हमारी पूरी रूटीन, हमारी सारी स्टोरी वहाँ पे शुरू हुई थी, तो
तो हमने देखा कि जो बाहर के क्लाइंबर्स हैं वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के करते हैं, तो हमने कहा कि हम क्यों ना ऐसा करें। अच्छा ईमान, आपके बारे में ये भी था कि आप चल नहीं सकती थी जब आप पैदा हुई थी, और फिर ट्रीटमेंट के बाद आप मतलब, और आप क्लाइंबिंग कहाँ पे कहा जाए, डॉक्टर्स कहें कि बच्चा चल नहीं सकता, और कहाँ पर फिर वो क्लाइंबिंग, फिर वो टिक के बैठे ही ना। नहीं, उसको एज ए चैलेंज ले लिया था डॉक्टर की बात को? नहीं, डॉक्टर की बात को नहीं, लेकिन जी चैलेंज तो मैंने बहुत सीरियसली लिया था। मैं पैदा हुई थी, मेरी हिप बोन लेफ़्ट साइड की टूटी हुई थी, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं चलूँगी नहीं, लेकिन लकी थी मैं कि मेरी फैमिली USA में थी, तो हम उधर गए थे सर्जरी कराने। तो उसके बाद से एक्सरसाइज और इस तरह की चीज़ें करने से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मसला नहीं हुआ जी। अच्छा यूनुस, आप बताइए, जिस तरह से बता रही हैं ईमान कि आप लोगों की मुलाकात भी क्लाइंबिंग के दौरान हुई, क्या पसंद आया? और पहली मुलाकात में पहले ही नज़र में दिल दे बैठे थे? नहीं, पहली मुलाकात में ऐसा नहीं हुआ। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे भाई बना। अच्छा, ओह माय गॉड। लेकिन पता है आपको बड़े लगा होगा आपको बड़ा। अरे ये कहते भी होते हैं कि पहले सब बहन भाई होते थे, वो माकूला फिट बैठता है। फिर मैंने पूरी दुनिया को इनका भाई बना। अच्छा। तो लेकिन बाद में मैं मिला था पहली दफ़ा इनसे, मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा उन दिनों कर रहा था, तो बरसात थी, तो मैं लाहौर में था, तो मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे ट्रैवल नहीं किया। तो हमारी कॉमन फ्रेंड है जिसकी बर्थडे पे हम मिले, वो बर्थडे इन्हीं के घर पे होस्टेड थी, तो वहाँ पे पहली दफ़ा हमारी मुलाकात। तो फिर ज़रा बातचीत शुरू हुई, तो इन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये भी एडवेंचर का शौक़ रखती हैं, और मैं उस टाइम पे रेगुलरली वॉल पे जा रहा था और शाम में काम के बाद एक्सरसाइज कर रहा था, माउंटेनियरिंग की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो शी ऑल्सो डिसाइडेड टू जॉइन मी। तो कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने करना है, तो ये ना सिर्फ कहती थी बल्कि आ भी जाती थी, और फिर रोज़ फिर हम 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज भी साथ कर रहे थे। तो वहाँ से फिर मुझे पता चला। अच्छा, आपको ईमान मुसलसल बोलते हुए देख भी रही हैं कि जैसे घर चलो फिर बताती हूँ, मेरी सारी बातें खोल के रख दी हैं। नहीं, मैं वैसे नहीं। अच्छा, वैसे मतलब किसका रोब किसका है दोनों का? हम दोनों ही हिस्से के बहुत तेज और रोबदार। अच्छा। तो फिर एक म्यान में 2 तलवारें कैसे चल रही हैं? मतलब हो जाता है ना? हो जाता है, बट अच्छी बात यह है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। सबसे पहले जो एक चीज़ हमारी शुरू हुई थी वो हमारी फ्रेंडशिप थी, जो हमें बड़ा करीब लाया। हाँ, करीब भी लाया। और जब हम ट्रैवल भी करते हैं तो काफ़ी लोग हमें मिलते हैं। जब मैं पहली दफ़ा या फिर ये भी यूनिस होता है कि जब गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो दोनों क्लाइंबिंग करने निकल जाएंगे, गुस्सा सारा वहाँ पर निकाले, एनर्जी सारी वहाँ पर वेस्ट हो। कितनी बार एक साथ क्लाइंबिंग के लिए आप लोग जा चुके हैं? और पीछे अब तो बेशुमार ट्रिप्स हम कर। अभी तो माशाल्लाह अभी मेरे ख्याल में शादी को कितना अर्सा हुआ? 2.5 years। अच्छा, तो फिर बच्चे हो जाएंगे तो फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा? आप दोनों तो निकल जाएंगे साथ लेकर जाएंगे। अभी छोटों को तो किस जिनको आप बैग में पहनेंगे पीछे, और जी यानी कि ट्रेनिंग देने का प्लान छोटे छोटे बच्चे भी ले जाएंगे अपने साथ। अच्छा, वो एक बैग होता है जो पेरेंट्स पीछे बेबी बैग पहनते हैं, उसके अंदर बेबी को हैंग। ये जो हम साथ साथ शूट भी आपका दिखा रहे हैं, कितना टाइम लगा, कितने घंटे लगे, और क्या कुछ एडवेंचर भी हुआ? आप शूट कराते हुए स्लिप हो गए हो या कोई एंगल ना बन रहा हो तो फोटोग्राफर कह रहा हो कि जी इस तरह से करें? जी बहुत मुश्किल था। आई थिंक पूरा दिन 8 घंटे लग गए। 8 घंटे लगे। 8 घंटे? अच्छा, आप लोग लटके रहे? फोटोशूट वाला भी कोई स्पेशल था फोटोग्राफर? क्योंकि ये वाला इन एंगल्स को शूट करना भी बड़ा मुश्किल और जी हमने वो वीडियोग्राफर्स हायर किए हुए थे शादी के लिए, उनसे ही शूट कराया था। वो जो पैकेज भी नहीं आता शादी की डील में जो आप अपनी फोटो शूट कराते हैं, तो हमने वो ट्रेडिशनल फोटो शूट कराने के बजाय ये वॉल पे। बट उनमें 1-2 एडवेंचरस लोग थे, जिस तरह वो एक था वो फ्री रनिंग करता था, तो उसने ऊपर चढ़ के हमारी। अच्छा, नॉर्मली ईमान जो लहंगा होता है खवातीन का, वो बड़ा मुश्किल होता है। आप क्लाइंबिंग कर रही हैं वो ना उसको नीचे बांध के। अच्छा। और स्लिप भी हुई है एक दफा। नेट का था नीचे से, तो वो बार बार पाँव के नीचे आके स्लिप हो रहा था, तो मैंने वो नीचे वाली जो लेयर थी वो मैंने बांधी हुई थी ऊपर। और वो होने के बाद जब आप लोगों ने अपना शूट देखा, दिल खुश हुआ कि मेहनत रंग लाई है? जी। अच्छा, ये शादी का जो इवेंट होता है ये वैसे ही दोनों कपल के लिए, लड़की और लड़के के लिए बड़ा ही यादगार होता है, और फिर जो तस्वीरें होती हैं वो हमेशा के लिए वो उस लम्हे को, हाँ, उस लम्हे को कैद कर लेती हैं। आप लोगों ने तो जिस अंदाज में वो फोटोशूट करवाया है, डिफरेंट अंदाज है, और हम लोग ये देख रहे हैं कि आनेवाले दिनों में ना और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ वो क्लाइंबिंग करते हुए और पैराशूट से छलांग लगाते हुए और इस तरह के एडवेंचर करते हुए नजर आएंगे। जी। मुश्किल तो था, लेकिन
फैमिली ने सपोर्ट किया कि यार शादी वाले दिन तो घर में टिक के बैठो या उस दिन भी क्लाइंबिंग करनी है? हमने शादी से थोड़ी देर बाद, 1 महीना बाद ये फोटो शूट की थी। तो वो इतना दोबारा से आप लोग फिर रेडी हुए और फिर ओवरऑल रिस्पांस क्या था? मतलब अभी आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, ज्यादातर तनकीद करने वाले हैं या ज्यादातर अप्रिशिएट करने वाले हैं, फैमिली में भी और बाहर भी? जी, अप्रिशिएशन बहुत मिली है, बट आपको सोशल मीडिया का पता है मिक्स्ड कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन एज फार एज फैमिली इज कंसर्न काफी सपोर्ट मिला हमें। अच्छा ईमान, मैं आपको इस तरह से भी अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि आप मेजर अजीज भट्टी शहीद की पोती भी हैं और वो फाइटर थे, आप भी फाइटर हैं कि आपने डॉक्टर्स के कहने के बावजूद फाइट की है और फिर उस चीज़ को प्रूव किया है कि हाँ मैं किसकी पोती हूँ और मैं किस ब्लड से आ रही हूँ, तो आपने वो साबित किया। ये तो बहुत हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है और उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार बैठते हैं कि मैं चल नहीं सकता तो मैं ये नहीं कर सकता। कितनी चोटियां सर कर चुकी हैं आप अभी तक? हम काफी ज्यादा कर चुके हैं अभी। काउंट अलग अलग कितनी चोटियां सर की और एक साथ कितनी की, जरा बताइए। तो इससे पहले थोड़ी सी ट्रैकिंग की हुई थी, मेरे मिलने से पहले मैं टोटल बिगिनर थी, मैंने तब शुरू की थी जब हम मिले थे। तो 15-20 से तो ज्यादा है ना। अच्छा, कुछ तो हमने बार बार तमाम पाकिस्तान में है ये। जी। अच्छा यूनिस, आप तो पहले से थे क्लाइंबिंग में, ईमान ने बाद में ज्वाइन किया आपको, तो आपने ट्रेन भी किया ईमान को या? जी ऐसे ही है। तो नहीं, मैं भी ट्रेन करता रहा हूँ, साथ में हमारे कोच भी थे। तो हमें अच्छे उस्ताद भी डिफरेंट लेवल्स पे मिले। हमने माउंटेनियरिंग का कोर्स भी किया है, रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स भी किया है, और जो वॉल पे भी जो हमारे उस्ताद है यासीन भाई, वो पाकिस्तान के खिलाड़ी रह चुके हैं उसके स्पीड क्लाइंबिंग के। अगले गोल रिकॉर्ड भी है 8 सेकंड का। बाय प्रोफेशन आप लोग कुछ और भी मसरूफियात होती हैं या इसी को पूरा टाइम देते हैं? नहीं, ये हमारा शौक है। हम पार्ट टाइम है जी, टाइम मिलता है, मैनेज हो जाता है बहुत मुश्किलों से, लेकिन हम कर रहे हैं। प्रोफेशन आप लोगों का क्या है? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ जी, मैं बीकन हाउस में होता हूँ। आई रन हेड ऑपरेशंस फॉर होम ब्रिज बाय बीकन हाउस, उसका को-फाउंडर भी हूँ। हमने ऑनलाइन स्कूल एक स्टार्ट किया, तो मैंने भी ट्रैवलिंग इसलिए शुरू की थी, मेरा ऑनलाइन एडटेक का काम था, तो कंप्यूटर की स्क्रीन देख देख के मैं थक जाता था। तो फ्राइडेज़ को मैं निकलता था पहाड़ों में और संडे को वापस आके ड्यूटी पे। और जब दोनों के शौक एक हो ना तो फिर मुश्किल नहीं होती है कि अगर शौहर घूमने फिरने का, क्लाइंबिंग का शौकीन है तो बीवी भी साथ जा रही है। मुश्किलात तब पेश आती हैं अगर हस्बैंड निकल रहा है तो बीवी पीछे बैठी नहीं बोर हो रही है। उनको एतराज रहता है कि अपने दोस्तों के साथ खुद तो कर। ये हुआ है जब पहली दफ़ा इसको लेके गया ना मैं, तो मुझे टूर ऑपरेटर्स आके कहते यार यूनुस भाई सजा देने के लिए लाए हैं, नाश्ता नहीं देती, तंग करती है, इसलिए लेके आए यहाँ पे। तो पहला जो हमने पीक किया था शादी के बाद, वो कॉल्ड टाइगर पीक, वो 1500 मीटर, वो हमारा हनीमून था। 4500 मीटर है। तो वो सब परेशान कि आप इसको इतने मुश्किल ट्रैक पे ले आए हैं, तो बट ये अपनी खुशी से जाती थी, तो वो करते करते अब तो खैर ये मुझे भी पीछे छोड़ जाती। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, खासतौर पे जो एडवेंचरस लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया जाए। तो कोई ऐसी ख्वाहिश है? जी, हम अभी यही बात कर रहे थे। क्या प्लान है? हम पिछले दिनों यही बात कर रहे थे, हम अभी देख रहे कि किस तरह के रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और हम कोई ऐसी चीज़ करें जो अभी तक ना हुई हो। तो हमें ये भी इंटरेस्ट है कि हम अनक्लाइम्ड पीक्स करें जो किसी ने ना की, और ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ कोई ना गया हो। तो एक्चुअली अभी पिछले वीक हम लोग देवसाई में थे, तो हमने एक अनक्लाइम्ड पीक भी किया है और हमने उसका नाम अजीज भट्टी शहीद पीक रखा है। अच्छा, तो आप ग्रुप की सूरत में जाते हैं या खुद से अलग से क्लाइंबिंग करते हैं? ज़्यादा सूटेबल क्या होता है? हम डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जाते थे क्योंकि पता नहीं था। जैसे थोड़ा तजर्बा आया, थोड़ी ट्रेनिंग की, तो फिर हम इंडिपेंडेंटली जाना शुरू हो गए कि हम अपने ट्रिप्स खुद प्लान करते हैं। और फिर जब सीरियस माउंटेनियरिंग की तो हमने हम ख्याल और उस्ताद ढूंढे। हमारे उस्ताद। और ये जो पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं, ये कहाँ के पिक्चर्स हैं? तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये खौसर गंग है, 6040 मीटर की पीक है, ये टेक्निकल पीक है, ये शिगर वैली में है। तो हमारे उस्ताद, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जाहिद राजपूत हैं, इस कर्दू में रन करते हैं चोगोरी एक्सपीडिशंस एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा यूनुस, ये आपने एक तस्वीर में गालिबन आपने ईमान को उठाया हुआ था, तो क्या ईमान थक चुकी थी कि बस अब मुझे उठा लो और मैं यहाँ से इससे आगे नहीं चल सकती? तो ये हमारी 2 साल की एनिवर्सरी हमने मनाई थी पीक के ऊपर जाके समिट करके। मतलब एनिवर्सरी भी मनानी है वहाँ पर
हनीमून भी बनाना है तो क्लाइंबिंग करते हैं। हाँ जी, और वो पहली पिक्चर हमने हनीमून पे खींची थी। सो जो पहली ट्रिप हमने की थी 4500 मीटर्स पे, उधर भी मैंने इनको कुछ भी यादगार लम्हा हो आप लोग क्लाइंबिंग के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ जी, सो वो फिर अगला हमने कहा कि जी 2 साल की एनिवर्सरी है। अभी जो रिसेंट एक्सपेडिशन था ईमान की बर्थडे थी, तो हमने उसको फिर वहाँ पे सरप्राइज, उसके लिए भी क्लाइंबिंग भी है, फर्स्ट बेबी भी आप लोग जो है वो सरप्राइज वहाँ पहुँच जाए। सच्चा इश्क लग रहा है आपको क्लाइंबिंग के साथ। तो अभी इसकी बर्थडे पे हमने 2 5000 मीटर पीक्स किए। वी वर द फर्स्ट कपल, हमने रिकॉर्ड बनाया है। हम बरीला पीक इज 5500 मीटर्स, वी वर द फर्स्ट कपल टू समिट इट। एंड देन ये जो इसका जिक्र कर रही हैं 5120 मीटर्स, उस पीक का हमने नाम भी रखा है। वी वर द फर्स्ट कपल, फर्स्ट वुमन, फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन दैट। और आइडियल वेदर कौन सा होता है जिसमें क्लाइंबर्स क्लाइंबिंग कर सकते हैं? समर्स में मोस्टली होता है। जैसे अब सीजन खत्म हो गया, हम जिस वीक वहाँ पे थे तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना वहाँ पे इतने। हाँ, बल्कि हम भी सर्दी में अच्छा, समर में कहते हैं क्योंकि कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं जिन पे बर्फबारी हो रही होती है, तो जब वो मेल्ट होती है तो उसके ऊपर क्लाइंबिंग करना मुश्किल हो जाता है, स्लिपरी हो जाती है। तो अगर आप समर का वेदर चूज करते हैं तो समर में तो वो गर्मी की शिद्दत से वैसे ही मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, तो क्या समर में क्या होता है? जैसे अभी आप पूछ रही थी वो खौसरगंज की आप पिक्चर्स दिखा रही थी, उसमें होता क्या है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो फिर आप अपनी जो फाइनल क्लाइम है जहाँ पे आइस होती है वो रात के वक्त शुरू करते हैं। सो जैसे वो वाली क्लाइम हमने रात के 2:30 शुरू की थी। और कितना टाइम लग जाता है एक चोटी सर करने में? और उसकी मल्टीपल डेज भी लग जाते हैं, एक दिन भी लग सकता है। डिपेंड्स क्या है वो पीक किस जगह पे लोकेटेड है, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, आपने बेस कैंप कहाँ लगाया है। कई के सिर्फ बेस कैंप होते हैं, कई अच्छा, के जिस दिन ईमान आप दोनों आपस में लड़े हुए हों, गुस्से में हों, उस दिन क्या अलग अलग सिमतों में क्लाइंबिंग हो रही होती है या तब भी एक ही सिमत होती है? एक ही है। देखें, ये वो जगह है जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का भी सवाल होता है। आप अपनी बड़ी बेसिक सर्वाइवल नीड्स के साथ लड़ रहे होते हैं, तो अगर मैं नाराज हूँ, ये नाराज है, वो सेकेंडरी हो जाता है। उस वक्त ज्यादा ये होता है किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को ऊपर जाके कभी ऐसा हुआ हो कि पीक पे पहुंच गए हैं, वहां पे झगड़ा हो गया कई और फिर उसके बाद प्लान ना बन रहा हो कई दफा नीचे आने का प्लान ना हो रहा है? प्लान नहीं, नीचे बनाने के लिए पहल वो कई दफ़ा हुआ है। इसकी टांग कई जगहों पे ख़राब होगी, तबीयत ख़राब होगी। कभी कभार हमने माउंटेनियरिंग मेडिसिन भी पढ़ी है। जैसे बड़ी बेसिक चीज़ है, इसको कहते हैं हाइट हो जाना है, जिसको AMS कहते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो जैसे ही हम 200 मीटर पे अभी बैठे हैं, मैं आपको कल अगर 2000 मीटर पे ले जाऊँ, 5000 मीटर पे ले जाऊँ, तो देयर इज अ गुड चांस कि आप एक्लाइमेटाइज नहीं है तो आप बीमार हो जाओ। सो वो होता रहा है हमारे साथ। अब हमें अपने आप को ट्रीट भी करना आता है, बट जब शुरू में होता था तो समझ नहीं आती थी एक दूसरे का ख्याल कैसे रखें। तो कोई नाराज़ हो जाता था, कोई गर्म हो जाता था। तो फिर ये है कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कि किसकी क्या वीकनेस, एक दूसरे को समझा पाते हैं कि मैं इस वक्त गुस्से में क्यों हूँ और मुझे क्या चाहिए और क्या मूड्स मेरे चल रहे हैं। ये समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। बीवियाँ ये तवक्को रखती हैं शौहर से कि वो खुद बहुत समझ जाएं कि इस वक्त मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं क्या चाह रही हूँ। लेवल हो गया हुआ है 2 साल के बाद हमें समझ आ गई। वो पता प्रैक्टिस कर करके और इकट्ठे ये करके अब 2 साल से ऊपर हो गया हमें ये करते हैं। जो जुनैद, इनको बेनिफिट पता है किस चीज़ का है कि ये दोनों एक ही शौक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे को ये इस वजह से इनको बड़ा करना, एक साथ ही करना है और हम कम हो जाते हैं ना। हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई बाहर का इंसान हो भी वो केयर भी कर रहा हो तो उसको शायद समझ ना आए हमें एक दूसरे। और आप दोनों की फैमिलीज कितना सपोर्ट करती हैं या उनको एतराज़ ही रहता है कि जी ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं? शुरू में तो जब उनके ये बेसिकली बाय प्रोफेशन पेंटर और आर्टिस्ट है, अच्छा, तो इनका काम स्टूडियो में 12-12 घंटे पेंटिंग बनाना था और उस तरह से फिट शौक रखती थी बट फिटनेस नहीं थी। तो जब इन्होंने शुरू किया तो फैमिली वाज वेरी सरप्राइज कि अच्छा ये भी ये कर रही है, पहाड़ भी चढ़ रही है। तो अच्छा खैर जब सरप्राइज खत्म हुआ तो फिर कंसर्न भी आया कि यार ये सेफ भी है कि नहीं। तो वो जेन्युइन कंसर्न तो होता है बिकॉज हम जो चीज़ें करते हैं वहाँ पे चांसेस ऑफ इंजरी, चांसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ बहुत हाई होता है। तो हम करके आके फिर बताते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। इसी तरह से क्लाइंबिंग करते रहिए और जब आपके बेबीज़ होंगे उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी आप लेके जाएंगे अपने साथ, तभी हम आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे और जिनका ज़बरदस्त किस्म का आपने फोटोशूट देखा है क्लाइंबिंग करते हुए, इस तरह के मुनफरिद रिकॉर्ड्स बनाने का इनका इरादा है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। वो बताएं कि बेटियों की शादी पर माँ बाप की जो ख्वाहिश होती है कि उन्हें कीमती तोहफ़े और सामान दिया जाए, लेकिन दुनिया में कुछ वाक़यात ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें शादी के तोहफ़े देखने वाले खुद हैरत की तस्वीर बन जाते हैं। हाँ, ये आप तोहफ़ा देख सकते हैं। ये सोने का सेट नहीं है नाज़रीन, ये पूरा का पूरा सोने का वॉशरूम है जो कि गिफ्ट किया गया है
अपनी बेटी को सऊदी अरब के साबिक बादशाह अब्दुल्ला की बेटी की शादी की तकरीब थी, जिससे मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि साबिक किंग अब्दुल्ला ने अपनी बेटी को शादी में सोने का बाथरूम तोहफे में दिया था। और ये आप देख भी सकते हैं, उनका लिबास तो सोने का लग ही रहा है, लेकिन पूरा बाथरूम देना यकीनी तौर पर एक मुनफरिद मेरे ख्याल में रिकॉर्ड भी है। और इस तरह का भी यकीनी तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसको कहा जा सकता है कि उसके अंदर हर एक चीज़ ही सोने की बनी हुई है। तो ये आलिशान बाथरूम है, मुकम्मल तौर पर सोने से तैयार किया गया, सोने से तैयार किया गया, जिसमें गोल्डन कमोड है, गोल्डन वॉश बेसन है, हत्ता कि बाथरूम की दीवारें भी गोल्डन फाइल्स के साथ मौजूद हैं। और इस बाथरूम को गोल्डन टॉयलेट का नाम, और वो लिबास देखें ना किस तरह का मुनफरिद है, वो तो गोल्डन है ही। अच्छा, बच्ची बीच में नजर आ नहीं रही है, दुल्हन तो नजर आ नहीं रही है, लेकिन लिबास और गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसको नुमाइश भी कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं मुनफरिद अंदाज भी कहा जा सकता है। बहरहाल जो भी है बड़ा ही मुनफरिद है, दिलचस्प है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका फेवरेट सेगमेंट होगा सितारों का अहवाल। आपका हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और बात करेंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं। जब भी हफ्ते का पहला दिन होता है, पीर वाले दिन हम आपको बताते हैं कि सितारे क्या कहते हैं, पूरा हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा और किसके लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, किसके लिए बुरा रहेगा। अंसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे अंसा आपको। एस्ट्रोलॉजर हैं आप बताइएगा कि ये हफ्ता किसके लिए अच्छा रहने वाला है, क्या इन्वेस्टमेंट किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, किसके पास पैसा आना है और किसके हाथ से जाना है। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। जी, एरीज से शुरू करते हैं। एरीज जिनका स्टार है उनके लिए बड़ी अच्छी एनर्जी है, शादी की बहुत अच्छे मामलात मुझे नजर आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, सेलिब्रेशन टाइम है, कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा मुझे एरीज वालों के लिए टाइम नजर आ रहा है। स्पेशली ट्रैवल या कोई ऐसा बिजनेस जो बैरून मुल्क से किया जाए, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस हो, कोई भी ऐसा बिजनेस हो जो जिसका जो है वो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो एरीज वालों का एक अच्छा वक्त नजर आ रहा है। ट्रैवल करेंगे, अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी बहुत जबरदस्त है। स्टडी के हवाले से भी बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है। फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल से, मेहनत से, कोशिश से, चाहे शादी को हो या कारोबार हो या नौकरी हो, हर लिहाज से उनको स्ट्रगल इस हफ्ते में नजर आ रही है। ओवरऑल टॉरस के लिए स्ट्रगल है इस हफ्ते। ठीक हो गया। टॉरस के लिए अच्छा, टॉरस के लिए ये हफ्ता बहुत मसरूफ रहेगा। बहुत सारी चीजें मल्टीपल जो है टास्किंग नजर आ रही है, मल्टीपल काम नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई कंफ्यूज रहेगा, 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, चाहे 2 प्रपोजल्स आ सकते हैं, 2 जॉब्स की ऑफर्स आ सकती हैं, 2 बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन्स है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। तो एक क्लैरिटी ना हो तो फिर क्या मशवरा आपका इस सूरत में, क्या करना चाहिए? डबल माइंडेड है, थोड़ा इंतजार करें और इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, चीजों को बेहतर और थोड़ा सा वक्त दें चीज। ठीक है, हाँ, चीजों को बेहतर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बजाय कि स्ट्रेस लें और बहुत ज्यादा उलझ और गलत फैसला कर लें, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाए, इंतजार कर लें तो बेहतर है। हाँ। और उसके बाद हम कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वाले 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि कैंसरियंस के लिए भी आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। पैसों के हवाले से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। और लेकिन अंसा अगर इसमें आपका स्टार अगर कैंसर नहीं है, पैसा लाने वाला स्टार नहीं है, तो फिर अगर आपकी हथेली में राइट हैंड में आपकी ईचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, तो कहते पैसा आ रहा है, तो क्या मान लूं कि पैसा आ रहा है? या आपको नहीं, इचिंग से पैसे का तो कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक ये ऐसी मिथ्स हैं और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। या फिर जिस तरह से जुनैद कह रहे हैं कि एलर्जी भी हो सकती है, अगर आपके हाथ पे मच्छर काट गया तो भी खुजली हो सकती है। हाँ, मॉइस्चराइजर लगाइए और हो सकता है ड्राइनेस की वजह से आपको इचिंग हो रही हो। ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ,
तो कैंसेरियंस की बात हो रही थी, तो कैंसेरियंस वालों का आने वाला हफ्ता स्पेशली फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने आप को फाइनेंशियली, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं लियो वालों की। लियो वालों के लिए बहुत विशेस कम ट्रू, दुआएं कबूल हो रही हैं, ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। जो भी इस हफ्ते आप दुआ करेंगे, विश करेंगे, आपकी पूरी होगी। शादी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है, और यहाँ पर ट्रैवल के हवाले से बहुत अच्छा वक्त नजर आ रहा है। अगर ट्रैवल करेंगे तो भी जबरदस्त है, बैरून मुल्क सेटल होना चाहते हैं तो भी अच्छा है। पैसा खर्च होगा लियो वालों का ये हफ्ता, खर्चे का हफ्ता हम इसको कह सकते हैं। घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप ट्रैवल पर जा रहे हैं, ये दोस्तों के साथ टाइम सोशलाइजिंग कर रहे हैं, तो आपका पैसा खर्च होगा। अब बात करते हैं वर्गो की। वर्गो वाले 7 ऑफ सोर्ड्स, अपनी जो भी बातें हैं, सीक्रेट्स हैं, या आपके जो गोल्स हैं, वो आपने सीक्रेट रखने हैं। आपने हर किसी से शेयर नहीं करना। वैसे भी नहीं बताते, थोड़ा सा लगता है वर्गो जी केयरफुल रहने की जरूरत है। अच्छी बात है, नहीं बताना किसी को। हाँ, बातें अपनी हर चीज बड़े गुन्ने होते हैं वैसे भी वर्गो। आप जो कह रही ना अंसा, ये वैसे बड़े गुन्ने होते हैं, नहीं बताते ना, बुरी नजर भी तो लग जाती है। और दूसरा ये कि आपकी जो भी कीमती चीजें हैं, जहाँ पे आप कैश रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वो भी नहीं बताना, वो लाके साथी एंकर को दे दे। जो भी आपने केयरफुल रखना है, उसको रीचेक करें, क्योंकि चोरी भी हो सकती है। ना अगर आप लाके दे दे तो मैं ज्यादा हिफाजत करूंगी। लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है वर्ल्ड का, स्पेशली ट्रैवल के हवाले से बहुत जबरदस्त वक्त है। अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वैसे ही हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, या फिर सेटल होना चाहते हैं, तो भी जबरदस्त है। उसके साथ शादी के हवाले से भी बहुत अच्छा वक्त है। जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो चुके हैं, रीयूनियन हो सकता है दोबारा से। अगर डिवोर्स हो चुकी है तो सेकंड मैरिज हो सकती है। तो एक अच्छा शादी वाला, एक अच्छा फैमिली टाइम नजर आ रहा है लिब्रा वालों के लिए, कि ज्यादा वक्त आप अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं। या फिर अगर बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब के हवाले से भी बहुत अच्छा टाइम है। फिर स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए भी बहुत सन की एनर्जी है। अपनी तो वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, दूसरों की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है। दुआएं, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सपोर्ट आपके साथ है, कुदरत की सपोर्ट आपके साथ है। क्लैरिटी का कार्ड है। बहुत सारी चीजें, अगर आप बहुत स्कॉर्पियंस जो है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको क्लैरिटी मिल सकती है और सपोर्ट मिल सकती है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत जबरदस्त है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे शादी के हवाले से भी बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। स्कॉर्पियंस कंसीव भी कर सकते हैं। सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस के लिए भी ये हफ्ता बहुत 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हर कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है इस आज का ना। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा है। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉटरी लग सकती है, कोई आपका जैकपॉट निकल सकता है। और जो है हाँ, शादी के हवाले से ये फैमिली बनाने का हफ्ता है सेजिटेरियस के लिए। तो आपको शादी के हवाले से कंसिडर खुद करना चाहिए। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, उनके मसले खत्म हो सकते हैं। अब कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि किंग जो है वो पैसे को लेकर बैठा हुआ है, यानी कि खूब पैसा आएगा कैप्रिकॉर्न वालों के। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी नजर आ रही है। बिजनेस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त है, और फ्लरिश करेंगे, ग्रो करेंगे, और फेम मिलेगा आपको, और मैच्योरिटी आ रही है। पहले शायद जो आपने एक्सपीरियंसेस किए उससे आपने काफी लूज किया, आपने जो है नुकसानात उठाए, लेकिन आगे जाके अब आपको फायदा होगा। फिर रिलेशनशिप में भी कामयाबी नजर आ रही है। जिन लोगों की शादी में मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। ठीक हो गया। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वाले भी क्वीन का कार्ड है, तो गुस्से को कंट्रोल करना है एक्वेरियस वालों को। अगर आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, पेशेंस रखना है, पानी पीना है, नीले ब्लू कलर की चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अच्छा पानी भी पीना है तो ब्लू कलर का पिए। जो है कोई क्रिएटिव फील्ड अगर आप है, एक्वेरियस वाले वो आप कह रही हैं ना कि नीले रंग का ज्यादा ट्रांसपेरेंट वो पिए।
लेकिन ब्लू कलर की चीजों, हाँ ब्लू कलर का कपड़े का रुमाल आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जी जी जी, ब्लू कलर की शर्ट पहन सकते हैं। तो नीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा आपने करना है ताकि आपको पीसफुल रहे, काम डाउन रहे। अच्छा, और दूसरा ये है कि एक्वेरियस वाले इस हफ्ते बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव, एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं। जो लोग सिर्फ प्लान्स करते थे ये करना है वो करना है, तो ये हफ्ता एक्शन लेने का हफ्ता भी है। फिर पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस वालों के लिए ट्रैवल बहुत ज़बरदस्त है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सफ़र पे जाएं, फैमिली को लेकर जाएं या काम के हवाले से सफ़र पे जाएं। कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिनका अब्रॉड से, फॉरेन से जो है कनेक्शन हो सकता है। फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन का, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, ब्रेकअप में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, उनका जो जी ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, कम्युनिकेशन हो जाएगी। और जो लोग इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होकर और अपने आप को आगे माना चाहिए, अपने जज्बात का इजहार कीजिए, को इम्प्रूव करना चाहिए, एक्सप्रेसिव हो जाइए। अच्छा साहब, ये ओवरऑल आपने बताया सारे स्टार्स में हमने देखा कि बेहतरी आ रही है, पॉजिटिव साइंस हैं। क्या सितारों की चाल में कोई तब्दीली आई है जिससे ये पॉजिटिविटी देखी जा रही है? जी बिल्कुल हो सकता है। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं और मुझे लगता है ये हफ्ता आने वाला पूरे तमाम स्टार्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, चाहे फाइनेंशियल हो, शादी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवल मुझे नज़र आया है कि ट्रैवलिंग काफ़ी स्टार्स की मुझे नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर ठीक है, वो जिसे कहते हैं कि सितारे गर्दिश में हैं, इस बार पॉजिटिव गर्दिश कर रहे हैं सितारे। ठीक हो गया अंसा, बहुत शुक्रिया आपका अंसा, आप हमारे साथ मौजूद थी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया अंसा हमारे साथ जैसा बता रही थी। सितारे जो हैं वो इस बार पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव एनर्जी है। हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन की गई हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजा आएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह से हम बात करते होते हैं कि अनोखे रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है, तो कनाडा के एक शहरी ने 3 मिनट के अंदर 1100 ग्राम इंतहाई चटपटी चटनी खाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने नाम दर्ज करा दिया है। खाने पीने से मुताबिक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो मनाए जा रहे हैं। माइक जैक ने जिस दिन 3 मिनट में 3 जो चटपटी चटनी थी उसके बॉल ख़त्म किया, आप देख सकते हैं। यकीनी तौर पे इनका जो स्टमक है वो तो ख़राब हो गया होगा, बिल्कुल मोशन भी लग गए होंगे, जाहिर है। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये जो नए नए अनोखे रिकॉर्ड कायम करने का एक सिलसिला चल पड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रही आने वाले दिनों में और कौन कौन से रिकॉर्ड जो हम देखेंगे। आपके पास भी 1100 ग्राम है, कोई मुनफरिद रिकॉर्ड बनाना नहीं, मेरा ऐसा कोई दिमाग खराब नहीं है। 1100 ग्राम चटपटी सॉस खाई है इन्होंने और जैक माइक ने ये रिकॉर्ड लंदन में कायम किया है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया है और यकीनी तौर पर एक मुनफरिद अंदाज था ये। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो जहाँ पर हम उनकी बात करें वहाँ पर ये जो है सर फहरिस्त है आज की तारीख का। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन इससे आपको मिला क्या ये वैसे समझ में नहीं आई हमें कि इस रिकॉर्ड के बाद आपको क्या हासिल हो। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ बात हो रही है डॉल्फिन्स की, जो कि एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात के लिए मुस्कुराती हैं और जो मुस्कुराहट है उसका तबादला होता है, एक दूसरे को सिग्नल्स देती हैं। ये फ्रांस की 11 डॉल्फिन्स पर तहकीक की गई है जिसके बाद ये पता चला है। अच्छा, डॉल्फिन्स बड़ी फ्रेंडली होती हैं वैसे भी और ये इंसानों से बड़ी मोहब्बत घुल मिल जाती हैं। हाँ, उनके साथ घुल मिल जाती हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। और जो इनका आपस में कम्युनिकेशन का एक तरीक़ाकार है वो भी ये है कि जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो बड़े स्माइल करते हुए गुजरती हैं, जिसका जो तहकीक के मुताबिक पता ये चला है कि वो जो उनकी मुस्कुराहट है वो एक दूसरे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन और ताल्लुकात बेहतर करने का तरीका है। हम लोग आम रूटीन में भी देखें तो हम एक दूसरे की तरफ अगर हंसकर बात करते हैं, देखते हैं तो एक जेस्चर होता है खैर सगाली का और उससे ताल्लुकात बेहतर होते हैं और बहुत सारी नफरतें, रंजिशें दूर हो जाती हैं अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं। तो डॉल्फिन्स जो है वो माहिरीन ने यह भी कहा कि डॉल्फिन्स की जानिब से खेलने, पानी में तैरने, इंसानों के साथ वक्त गुजारने समेत उनकी जानिब से आराम करने और
खामोश रहने के वक्त उनकी आवाज़ों समेत उनकी दूसरी हरकतों पर भी नज़र रखी और फिर उन्होंने ये साबित किया, ये मालूम हुआ उनको कि जब वो आराम कर रही होती हैं तो या थक जाती हैं तो वो किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देती, तब वो एक दूसरे को देखकर नहीं मुस्कुराती और ना ही आवाज़ें निकालती हैं। लेकिन जिस वक्त वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर होती है ना यार, ना वो भी थक सकती हैं, थकावट का शिकार हो जाती है, इंसान मतलब वो भी एक जानदार है, तो जाहिर है ना उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं, और जब वो थक जाती हैं तो उनका इज़हार यही है कि वो खामोश हो जाती है। डॉल्फिन्स के एक्सप्रेशंस, उनके हरकत और सकनात, तो आप भी दूसरों की तरफ मुस्कुरा कर देखें, हंसकर बात करें, वैसे भी बहुत सारी नफरतें दूर हो जाती हैं। हम यहाँ पर प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर मुलाकात कल, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।